ठीक है भाई, तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिवीजन किया कि नहीं किया ये बताओ पहले। पक्का? ऐसे कौन है जिसने ऐसे मतलब 4 दिन ना फुल मतलब रिवीजन भी नहीं किया और इंजॉय भी नहीं किया और कुछ नहीं किया? ऐसे हैं? क्या किया फिर? कुछ भी नहीं? हाँ तो आराम तो ठीक है, पर 4 दिन ओह, चारों दिन आराम किया? 2 महीने की कसर। ओह हाँ जी। जर्म प्लाज्म का कॉन्सेप्ट यहां कहां पढ़ेंगे? जर्म प्लाज्म कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एवोल्यूशन में। ये लमार्क की थ्योरी थी, तो लमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव करने में वीजमैन का योगदान था, चूहे वाला। तो वीजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। उन्होंने कहा था कि हर कैरेक्टर अगली पीढ़ी में नहीं जाता जब तक वो कैरेक्टर डीएनए को, या जर्म प्लाज्म का मतलब है डीएनए जिसमें इंक्लूड होता हो, तो डीएनए में अगर कोई चेंजेस आएंगे तो ही वो अगली जनरेशन में जाएंगे। वो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है। ठीक है भाई, तो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और ऑटोजोमल एक चार्ट बनाया था, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स का। तो आज थ्योरी देखेंगे हम लोग ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। कौन कौन से ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, एल कैप्टोन्यूरिया। ये 6 के 6 ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे। तो अब एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहला सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सबसे पहला ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हम देखेंगे सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया में नॉर्मल आरबीसीज का शेप क्या होता है? बाय कॉनकेव। नॉर्मली मतलब बाय कॉनकेव आरबीसीज का शेप होता है। इस बीमारी में वो बाय कॉनकेव शेप बदलकर सिकल शेप का हो जाता है। क्यों? नहीं मतलब पहली बात तो है कि बाय कॉनकेव शेप जो आरबीसीज का है वो सिकल शेप का क्यों बन गया? क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अफेक्ट हुआ। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में चेंज आता है। शाबाश। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा चेन की 6 पोजीशन पर नॉर्मली कौन सा अमीनो एसिड होता है? ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट की जगह पर क्या आ जाता है? वेलिन। क्यों? ऐसा क्या होता है कि ग्लूटामेट की जगह पर वेलिन आ जाता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है। भाई हमें इतना तो पता ही है कि डीएनए होता है, डीएनए से आगे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। और मैंने यहां पर एच बी ए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को एच बी ए, उसकी बीटा चेन, और बीटा चेन का कौन सा पोजीशन ले लिया? 6 पोजीशन। डीएनए का सीक्वेंस होता है सीटीसी, सीटीसी से एमआरएनए बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री जी ए जी, और जी ए जी किसे कोड करता है? ग्लूटामेट को। तो नॉर्मली आपके पास हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की 6 पोजीशन पर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड होगा। अब यहां पर क्या होगा? एक पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। टी की जगह पर क्या आ जाता है? ए। टी की जगह पर क्या आ गया? ए। अब सी ए सी किसे कोड करेगा? जी यू जी, और जी यू जी ग्लूटामेट को कोड नहीं करता, किसे कोड करता है? वेलिन को। तो सिकल सेल अनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की 6 पोजीशन पर ग्लूटामेट की जगह पर वेलिन आ जाता है। इस कारण जैसे ही थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कम होता है आरबीसीज में, सारा का सारा हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और आरबीसीज बाय कॉनकेव से सिकल शेप के बन जाते हैं। ये आप लिख लो, फिर मैं लिखा देता हूं पॉइंट।
लिखें? आज मेरा, हाँ, HbA मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसका बीटा चेन है, बीटा चेन का 6 पोजीशन है, और यहां पर ये HbS लिख दो, सिकल सेल अनीमिया वाला। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को HbA, सिकल सेल अनीमिया वाले को HbS। ठीक है, लिखे? देखो, a point mutation occurs and glutamate is replaced by, a point mutation occurs and glutamate is replaced by valine amino acid. Glutamate is replaced by valine amino acid at the 6th position, of beta chain of hemoglobin. Beta chain of hemoglobin. तो ग्लूटामेट की जगह पर क्या आ जाता है? वेलिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट, at low oxygen tension, as a result, at low oxygen tension, the mutant hemoglobin polymerizes. The mutant hemoglobin polymerizes and RBCs become sickle shaped. And RBCs become sickle shaped. ठीक है, अच्छा, अब मतलब मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकता हूं? HbA, 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 HbS, HbA, HbS और HbS, HbS, यही हो गया। मतलब इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। इसमें से सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड कौन है? लास्ट वाले। तो इसका मतलब सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल कौन से होते हैं? ये। और इनकी भी क्या हो जाती है? डेथ। इसका मतलब सिकल सेल अनीमिया की जीन हम आगे पढ़ेंगे, लीथल जीन भी है। जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया होता है वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया की जीन क्या कॉज करती है? डेथ। दूसरा, ये कैरियर्स हैं, तो सिकल सेल अनीमिया के लिए जो कैरियर्स हैं या हेट्रोजाइगस हैं, इनका कोई फायदा होता है? शाबाश, ये जो होते हैं वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ये हम आगे एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इसका एक एडवांटेज भी होता है। मतलब हेट्रोजाइगस जो कैरियर्स हैं उनके पास एक खराब अलेल है, एक अच्छी है। अब ये खराब अलेल के कारण आरबीसीज 25 से 30% आरबीसीज का शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप का। लेकिन ज्यादा आरबीसी अफेक्टेड नहीं है। लेकिन प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया कॉज करने वाला, वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कहां करता है? आरबीसीज के अंदर। पहले लिवर में जाता है, लिवर में रिप्रोड्यूस करके फिर आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। जब आरबीसीज सिकल शेप के हो जाएंगे तो वो अपनी लाइफ साइकिल वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाता। इसलिए जो कैरियर्स होते हैं या हेट्रोजाइगस होते हैं वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होंगे। तो ये एक एडवांटेज है। मतलब एक डिफेक्टिव अलेल भी आपको क्या दे सकती है? एडवांटेज दे सकती है। हाँ हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना। आज
कैरियर्स और एक प्योर नॉर्मल है, उसमें तो मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। इसके अंदर भी क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स कब आते हैं, जब पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों में प्लाज्मोडियम चाहिए। लाखों करोड़ों के प्लाज्मोडियम के लिए ऑलमोस्ट सारे आरबीसी को अफेक्ट करना पड़ेगा। अगर 30-40% अफेक्ट ही नहीं हो रहे, 50% आरबीसी से मलेरिया नहीं हो रहा। नहीं, वापस कैसे ठीक होगा मुझे बताओ आप, कैसे रिवर्सिबल वापस, मतलब म्यूटेशन को कैसे रिवर्स करोगे आप? जेनेटिक बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब म्यूटेशन ही हो गया इसमें तो आप रिवर्स थोड़ी कर सकते हो उसको। देखो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ है, सारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं नो ट्रीटमेंट, फिनाइल कीटोन्यूरिया आप जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हो। क्या कहते हैं आप, हीमोफीलिया को जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज है इनको डिटेक्ट, ये सारा ट्रीटमेंट भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही संभव है। आज 14 साल में किसी को हीमोफीलिया हुआ है या किसी को, तो आप 14 साल में हीमोफीलिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहले तो डिटेक्ट करना पड़ता है, डिटेक्ट भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में करना पड़ता है, और उसमें भी सबके लिए जीन थेरेपी काम नहीं करती, कुछ के लिए काम कर सकती है। एमनियोसेंटेसिस कहां अलाउड है इंडिया में? बैन लगाना, लफड़े बहुत किए, कहां है बैन? आप हम लोग इंडिया में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। बाहर तो कर सकते हो, इंडिया में तो आपने बैन बजा दिया एमनियोसेंटेसिस की। कंप्लीटली बैन मतलब बैन ही होता है, कंप्लीट इनकंप्लीट बैन कैसे होता है? हाँ तो अगेन ना, तो एमनियोसेंटेसिस वैसे तो आप जाके नहीं करा सकते, फिर आपको, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, अब एक पेरेंट है, उनको पता है कि यार हमारा बच्चा हो रहा है और हमारे फैमिली में एक जेनेटिक हिस्ट्री है, तो फिर आप कोर्ट से परमिशन लो, उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एक लिस्ट लिखो, उसके बाद आप कर सकते हो। तो वो तो वैसे भी कर सकते हैं। बैन का मतलब है कि आप जाकर एमनियोसेंटेसिस नहीं करवा सकते, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल होना चाहिए कि हम क्यों एमनियोसेंटेसिस कराना चाह रहे हैं। तो यूं तो नहीं कराते, नहीं तो बाहर तो बाहर तो आपको पहले ही सेक्स पता होता है बच्चे का, और एमनियोसेंटेसिस अलाउड होती है, आप सारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिटेक्ट कर सकते हो। पर यहां पर ऐसा नहीं है ना, तो यहां पर पूरा बैन नहीं होता, बैन है, बाइनरी है 0-1, इनकंप्लीट बैन कुछ नहीं होता, बैंड है। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो एक अलग से प्रपोजल या वाया कोर्ट या किसी के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। ये लिख लिया, डन, सिकल सेल एनीमिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में, बढ़िया, क्यों सही, क्यों? और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो रहा है और थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा सही, एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब है सिकल सेल एनीमिया में सही बीटा चेन की जगह गलत बीटा चेन बन रही है, क्योंकि सही बीटा चेन के 6 पोजीशन पर ग्लूटामेट होना था, लेकिन अब बीटा चेन की 6 पोजीशन पर वेलिन आ गया, तो सही की जगह गलत बीटा चेन बनी है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब इसमें चेन तो सही बनती है लेकिन कम या ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो थैलेसीमिया में ये जो ग्लोबिन चेन्स है या तो कम या ज्यादा हो जाती है। 2 कॉमन तरह के थैलेसीमिया हम पढ़ेंगे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। सिंपल सा याद रखना है, जिस तरह का थैलेसीमिया है उस तरह की चेन्स या तो नहीं बनती या कम बनती है। तो अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है कौन सी चेन्स नहीं बनेंगी? अल्फा चेन्स नहीं बनेंगी।
तो एक ऐसा हीमोग्लोबिन बनेगा जिसमें 4 बीटा चेन्स होंगी। भाई है तो 4 चेन्स, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स बनी ही नहीं, तो ऐसा हीमोग्लोबिन बनेगा जिसमें 4 बीटा चेन्स। तो अल्फा कम हो गई, बीटा ज्यादा हो गई, अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में 2 तरह का होता है, बीटा थैलेसीमिया में माइनर भी होता है और मेजर भी होता है। माइनर में 1 बीटा चेन 3 अल्फा चेन्स बनेंगी, और मेजर में कोई बीटा चेन नहीं बनेंगी और अल्फा चेन्स। ये घातक, ये फेटल नहीं होता। थैलेसीमिया से कोई मौत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोई सीवियर कंडीशन हो। तो थैलेसीमिया में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी व्यक्तियों को थैलेसीमिया होता है, रेगुलर ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक बीमारियां सर सब मार ही देती हैं। सिकल सेल एनीमिया फेटल है, बाकी हीमोफीलिया फेटल हो सकती है अगर कोई इंजरी हो जाए तो, मतलब स्ट्रॉन्ग इंजरी हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट, ब्लड लॉस हो गया तो मौत हो सकती है। बाकी ज्यादातर जेनेटिक बीमारियों में प्रॉब्लम रहती है, डिफेक्ट रहता है, लेकिन जानलेवा यानी फेटल नहीं है। तो लिखेंगे थैलेसीमिया में, in this autosomal recessive disorder, in this autosomal recessive disorders, too few or too many or too many globin chains are produced. Too few, TWO नहीं या TOO, मतलब या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा। Too few or too many globin chains are produced. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, इसलिए और लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसमें भी म्यूटेशन होता है, किस तरह का, फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन होता है सिकल सेल एनीमिया में, इसमें फ्रेम शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्जांपल और it is an example of frame shift mutation. फ्रेम शिफ्ट में आइडिया किसी को होता क्या, हम पढ़ेंगे म्यूटेशन में आगे। वैसे पॉइंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर कोई नया न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, फ्रेम शिफ्ट में शाबाश, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड या तो जुड़ते हैं या डिलीट हो जाते हैं। वेरी गुड। तो अभी के लिए तो इट इज एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसमें डिलीशन होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिलीशन। फिर टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। पहला अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में लिखेंगे अल्फा चेन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, अल्फा चेन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, and a hemoglobin with 4 beta chains is synthesized. Alpha chains are not produced and a hemoglobin with 4 beta chains is synthesized. Four beta chains is synthesized. ठीक है, और इसका क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, क्यों क्यों होता है सिग्मोइड? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया क्या? सिग्मोइड क्यों?
मतलब मतलब मैं पहला सवाल ये पूछता क्यों सिग्मोइड, क्यों स्ट्रेट लाइन, क्यों नहीं हाइपरबोला, क्यों नहीं सिग्मोइड ही क्यों? मतलब ये नहीं आया प्रश्न आपके दिमाग में? नहीं, हाँ, लेकिन मतलब सिग्मोइड का कारण सैचुरेशन तो हाइपरबोला में भी आ सकता है, हाइपरबोला में भी धीरे धीरे आ सकता है या तेजी से। अच्छा, धीरे धीरे क्यों आता है? अपना ग्राफ तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के प्रति, उसमें CO2 का क्या लेना? वो तो आप, अगर आप CO2 को पैरामीटर ले रहे हो तो फिर आप ग्राफ को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, वो तो शिफ्टिंग होती है। मेरा सवाल राइट में शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट क्या नहीं है, मैंने कहा ये सिग्मोइड क्यों था। मतलब भाई पहला सवाल आना चाहिए कि सर क्यों, वाई सिग्मोइड, मतलब अगर सर ये ग्राफ क्यों सिग्मोइड क्यों था। आप देखो, हमें मतलब एक लॉजिकली तो कोई भी चीज आप सोचोगे ना तो क्यों, ग्राफ आपने किसके प्रति बनाया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, दो वेरिएबल्स है और ये सिग्मोइड है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ग्राफ सिग्मोइड क्यों है, इसमें और तो कोई वेरिएबल्स है नहीं। अगर और कोई वेरिएबल्स डालोगे, सर CO2 डाल रहा हूं, H+ डाल रहा हूं, 2 3 तो फिर राइट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, वो तो शिफ्टिंग है। मेरा कारण है ये सिग्मोइड ही क्यों बना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं बना? गुड, इसका मतलब, लेकिन ये चार जुड़ने पर अगर सैचुरेट हो जाता है तो मैं उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बना सकता हूं। 1 2 3 4 सैचुरेशन। यार बताओ कितनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं वो लगातार, और इसलिए वो नजदीक भी पहुंच गए जवाब के। ये अपन चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट क्रेविंग, एक खाते हो, दूसरे खाने का ज्यादा मन करता है, दूसरा खाते हैं फिर ज्यादा मन करता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप भी ऐसा है, पहला हीमोग्लोबिन बोलता है, पहला ऑक्सीजन, ठीक है जोड़ लो, तो पहले जुड़ने में एफिनिटी थोड़ी कम होती है, पहला जुड़ते ही उसको लगता है बढ़िया मजा है, दूसरी की एफिनिटी ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा, फिर सैचुरेट। इसे क्या एनालॉजी बनाई आपने, नौशेड़ी अफवाह। विजन देखा आपने इनका, कहां पहुंच गए ये, कहां तक पहुंच गए। हाँ लिखो। एबनॉर्मल, हाँ ठीक है, अल्फा हो गया। नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया, एबनॉर्मल ऑक्सी हीमो या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, मतलब ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल तो है नहीं, तो इसका जो ग्राफ है वो नॉर्मल होगा नहीं। नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, इसमें लिख लेंगे इन बीटा माइनर, बीटा थैलेसीमिया में लिख लेंगे इन बीटा माइनर लेस बीटा चेन्स आर प्रोड्यूस्ड, in beta minor less beta chains are produced, whereas in beta major no beta chains are produced, in beta major no beta chains are produced। ठीक है, और बैक में लिखेंगे दिस हीमोग्लोबिन कॉजेज लाइसिस ऑफ आरबीसीज, दिस हीमोग्लोबिन कॉज lysis of RBCs।
मतलब मेजर में होता है, माइनर में तो कोई फर्क ही नहीं जनरली, आप आधे लोगों को पता भी नहीं होता वो थैलेसीमिया माइनर से अफेक्टेड है। मेजर में कॉजेज लाइसिस ऑफ आरबीसीज या ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज कुछ भी। अल्फा में ऐसा नहीं होता कि एक बनती है, नहीं है, देखा ही नहीं गया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन बनती नहीं, ऐसा हीमोग्लोबिन बनता है जिसमें 4 बीटा चेन है, मतलब अल्फा माइनर नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास आता है फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर को हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अभी अपन देखेंगे इसका मतलब क्या है सर, ये इनबॉर्न एरर ऑफ, इनबॉर्न एरर का मतलब है जन्मजात, कंजेनिटल भी कहते हैं इसको अपन। एक मिनट, फिनाइल एलेनिन क्या होता है? एक अमाइनो एसिड है। हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन से एक अमाइनो एसिड बनता है टायरोसिन, और फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का काम है कि ये फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करती है? टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। इस बीमारी के अंदर ये एंजाइम काम करना बंद कर देती है। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि इसको कोड करने वाली जीन डिफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसी कोई भी जेनेटिक बीमारी जिसमें एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए, और एंजाइम इसलिए डिफेक्टिव हो जाए क्योंकि उसको कोड करने वाली जीन में कोई डिफेक्ट या म्यूटेशन आ जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? इनबॉर्न एरर। इनबॉर्न एरर मतलब जन्मजात है, जन्मजात में ही प्रॉब्लम, गलती है। मेटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि हर मेटाबॉलिक पाथवे को, हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को कौन कैटलाइज करता है? एंजाइम। और एंजाइम एक प्रोटीन है, तो एंजाइम को कोड करने वाली जीन, जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन में खराबी आई, एंजाइम नहीं बनी। एंजाइम कौन सी नहीं बनी? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस एंजाइम की अगर कमी हो जाएगी तो फिनाइल एलेनिन से क्या नहीं बन पाएगा? टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन अगर टायरोसिन नहीं बना पाएगा तो यह फिनाइल एलेनिन आगे चलकर बनाता है फिनाइल पाइरूवेट। फिनाइल एलेनिन से क्या बनता है? फिनाइल पाइरूवेट। यह सबसे पहले जाकर ब्रेन में इकट्ठा होने लग जाता है, और ब्रेन में इकट्ठा होकर मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। दूसरा, किडनी भी इसको थोड़ा बहुत, ये किडनी में निकलता है, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो ये यूरिन में भी निकलने लगता है। तो यूरिन में फिनाइल पाइरूवेट आपके पास निकल रहा है, तो ये बहुत कॉमन डायग्नोसिस है किस बीमारी के लिए? फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए। तो पहले तो ये प्रोसेस लिख लो, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन, एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। गलत। मेलेटोनिन हार्मोन होता है, स्किन पिगमेंट नहीं होता। मेलेनिन हार्मोन स्किन पिगमेंट होता है, याद रखना। मेलेटोनिन इज अ हार्मोन, मेलेनिन इज अ स्किन पिगमेंट। टायरोसिन, अच्छा सवाल, टायरोसिन आगे चलकर मेलेनिन बनाता है। आगे हम प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया प्लियोट्रॉपिक जीन भी है, पर ऐसा नहीं है कि मेलेनिन बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टायरोसिन बनाने के शरीर में और भी तरीके हैं। टायरोसिन सिर्फ फिनाइल एलेनिन से नहीं बनता, और भी तरीकों से बनता है। तो हां, लेकिन जिस आदमी को फिनाइल कीटोन यूरिया होगा उसमें मेलेनिन बनने की मात्रा कम हो जाएगी, ये तो है। हां, लेकिन एल्बिनिज्म में डेफिशिएंसी इस एंजाइम की होती है। तो ये एंजाइम कम हो गई तो मेलेनिन बन ही नहीं पाएगा, लेकिन ये एंजाइम की कमी है तो इसका मतलब मेलेनिन कम बनेगा। हाँ, हाँ, यूरिन में निकलता है। नहीं नहीं नहीं, कलर तो फिर वो ब्लैक यूरिन, वो एल्कैप्टोन यूरिया बीमारी होती है। हाँ, क्या लिखेंगे अपन इसमें? लिखेंगे इन दिस डिसऑर्डर, सिर्फ वही लिखना फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन, बाकी वो मैं लिखाऊंगा फिनाइल पाइरूवेट और वो। In this disorder,
the enzyme phenylalanine hydroxylase becomes deficient. Phenylalanine hydroxylase becomes deficient. And hence phenylalanine cannot form tyrosine. Yeah, and hence phenylalanine is not converted into tyrosine. Phenylalanine hydroxylase enzyme becomes deficient and phenylalanine is not converted into tyrosine. Phenylalanine is converted into phenyl pyruvate. Phenylalanine is converted into phenyl pyruvate. Is converted into phenyl pyruvate, which accumulates in the brain. Which accumulates in the brain, causing mental retardation. Which accumulates in the brain, causing mental retardation. Mental retardation, मानसिक दुर्बलता. फिर next point, mental retardation accumulates in the brain causing mental retardation. Next point, due to its poor absorption by kidneys. Due to poor absorption by kidneys, comma, it is also excreted in urine. Due to poor absorption by kidneys, comma, it is excreted in urine. ठीक है, यहां पे एक नोट लिख लेंगे, फिर इसको अपन प्लियोट्रॉपी में पढ़ेंगे वापस. ये तो लिखिएगा आपने, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म वाला, तो हाँ एक नोट लिख लेंगे. द जीन फॉर PKU जीन फॉर PKU इज अ प्लियोट्रॉपिक जीन. हम पढ़ेंगे ये प्लियोट्रॉपी. किसी को आइडिया क्या होता है प्लियोट्रॉपी? शाबाश. जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को कंट्रोल करे. हमने मेंडलिज्म में तो पढ़ा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है. प्लियोट्रॉपी में हम पढ़ेंगे कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है. क्यों, कैसे, वो हम देखेंगे आगे. पॉलीजेनिक इज डिफरेंट. पॉलीजेनिक का मतलब मोर देन वन जीन्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर. ये सब आएगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया. अब ये 3 डिसऑर्डर्स की तो डिटेल्स आपको इस एनसीईआरटी में दे रखी है. इसके अलावा जो 3 और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, पुराने एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए. तो चौथा आता है हमारे पास एल्बिनिज्म. अब टायरोसिनेस एंजाइम है. टायरोसिनेस एंजाइम किस लिए जरूरी है? टायरोसिन अमीनो एसिड को मिलेनिन में कन्वर्ट करने के लिए. इस बीमारी के अंदर टायरोसिनेस की कमी हो जाती है. टायरोसिनेस की कमी हो जाएगी तो टायरोसिन क्या नहीं बना पाएगा? मिलेनिन. और जब स्किन पिगमेंट मिलेनिन नहीं बनता तो उससे कौन सी बीमारी है? एल्बिनिज्म. ये बना लो पहले, टायरोसिन से मिलेनिन, टायरोसिनेस.
लिख लेंगे इसमें फिर। द स्किन पिगमेंट मेलानिन बिकम्स डेफिशिएंट, या हाँ, द स्किन पिगमेंट मेलानिन इज नॉट फॉर्म्ड, skin pigment melanin is not formed because the enzyme tyrosinase becomes deficient. Because the skin pigment melanin is not formed because the enzyme tyrosinase becomes deficient. हाँ, मिलान बनता है तो सूरजमुखी नहीं देखे आपने, व्हाइट व्हाइट वो स्पॉट हो जाते हैं शरीर पे, वही। किसमें? एल्बिनिज्म में नहीं, डिपेंड करता ना कौन सा सेल में डिफेक्ट हुआ है, जनरली सिस्टमिक नहीं होता। अब देखो लोगों के पैचेस में होता है, मतलब वो सिस्टमिक नहीं है, लोकलाइज्ड है। ये भी होता है, लोगों के सिस्टमिक भी होता है, फिर बाल भी सफेद रहते हैं, दाढ़ी भी सफेद आती है पूरा, फिर वो अलग। हाँ, ये मेलेनिन, हाँ एंजाइम तो मेटाबॉलिक हम यूज करते हैं ना लेबोरेटरी में। कैसे? आप बताओ मेरे को कैसे। आप ऐसा क्या करोगे कि आपका बॉडी सेल खुद मेलेनिन बनाने लग जाए? कितना डालोगे, कितना इंजेक्ट करोगे, किससे, कैसे करोगे, और कब तक कर पाओगे? आप टेम्परेरी तो कर ही सकते हो बना के, कितना काम करेगा वो? आप बॉडी कंसिस्टेंटली मेलेनिन बनानी चाहिए ना। आप धूप में जाते हो, टैन क्यों हो जाते हो? ज्यादा बन रहा है मेलेनिन का काम। ये मेलेनिन क्यों जरूरी है? मेलेनिन का सिर्फ एक ही काम है, स्किन कलर का कलर देना, एक ही काम है, सोलर रेडिएशन से बचाना। आप घर के अंदर रहते हो 8 महीने, आपका रंग साफ हो जाता है, और धूप में जाते ही टैन हो जाता है। क्या कारण है इसका? अंदर आपको ज्यादा मेलेनिन नहीं चाहिए, लेकिन जब आप धूप में ज्यादा जा रहे हो तो आपको ज्यादा मेलेनिन चाहिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन ज्यादा है। तो मेलेनिन बॉडी प्रोड्यूस अपने आप डाल भी दोगे एक बार अमाउंट में, उससे होगा क्या? कब तक काम करेगा वो? बनना कम ज्यादा तो नेचुरल सिस्टम है ना यार। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या प्रभावित हो जाती है? लंग्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रोग्रेसिव लंग डिसऑर्डर है। आपको इतना पता होना चाहिए, ये बीमारी के अंदर एक प्रोटीन होता है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। ये एक प्रोटीन है जो हमारे लंग्स के सरफेस पर होता है, और ये वाटर और सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये अगर कम हो जाए, इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपके लंग्स के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और उसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होता रहेगा, और म्यूकस इकट्ठा होता रहता है तो धीरे धीरे लंग्स खराब होते रहते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में लिख लेंगे, इट इज अ प्रोग्रेसिव लंग डिसऑर्डर it is a progressive lung disorder in which CFTR protein becomes deficient. In which CFTR protein लिखा है becomes deficient. CFTR protein becomes deficient. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इज डिसरप्टेड। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इज डिसरप्टेड। और फाइनल एल यूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर,
ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं इसको। अब ये भी, इसमें भी एक एंजाइम की कमी है, इसलिए ये भी कैसा एग्जाम्पल हो गया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें जो एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसका नाम है होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजनेस। इस एंजाइम की कमी हो जाती है, इसलिए यूरिन में काले रंग का एसिड निकलता है। इसका कलर कैसा होता है, काला, और ये यूरिन में निकलता है, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। तो अल्कैप्टोन्यूरिया वही ब्लैक यूरिन डिजीज और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिंपल लिख लो, द एंजाइम होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजनेस बिकम्स डेफिशिएंट। ना मतलब देखो, दो ऐसी बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके बारे में नई रिसर्च ये कहती है कि वो ऑटो इम्यून हो सकते हैं। जेनेटिक्स तो है ही है, ठीक है, जीन्स में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अब उसमें एक ये रिसर्च भी कहती है कि अल्जाइमर्स में हमारी एंटीबॉडीज हमारे ही न्यूरॉन्स को नष्ट करने लग रही भी, वो भी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी एक कारण यह बताया जाता है कि ये जीन का डिफेक्ट भी हो सकता है, और नहीं तो ये है तो एक प्रोटीन जो लंग की सरफेस पर है, तो हमारी एंटीबॉडीज इसको भी नष्ट कर सकती हैं। तो अगर आपकी एंटीबॉडीज इस CFTR प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है। लेकिन मतलब अभी मैं इसलिए इसको जेनेटिक्स तो है ही है क्योंकि इसमें जीन डिफेक्टिव है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस कैन बी एन ऑटो इम्यून डिजीज। बट अगर कैन भी अपन मल्टीपल चॉइस में तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बट होता है, हो सकता है, ऐसे केसेस देखे गए, अल्जाइमर्स के लिए भी देखे गए कि हमारी एंटीबॉडीज ही हमारे न्यूरॉन्स को नष्ट करने लग जा रही है। ठीक है, तो द एंजाइम होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजनेस बिकम्स डेफिशिएंट एंड homogentisic acid is excreted in urine, and homogentisic acid is excreted in urine. is excreted in urine. ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट कितने थे, 3। एनसीईआरटी में एक दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। 3 होते हैं, तीनों में साथ में लिख रहा हूं, तीनों के एक बेसिक सिम्टम्स याद रखने। क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी बिल्कुल किसका भाई है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जैसा ही है, सिम्टम्स भी सेम ही है, बट फर्क यह है कि उसकी जीन ऑटोसोम्स पे थी बस। तो उसमें भी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में भी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, मसल्स का फटीग होता है। दूसरा होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो घूम जाती है, स्पाइनल कॉर्ड कर्व हो जाती है, उस कंडीशन में कहते हैं स्कोलियोसिस। और तीसरा होता है हंटिंगटन स्कोरिया। इसमें आपका ब्रेन सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, और ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं तो आपका मूवमेंट जर्की, मतलब चलते चलते आदमी झटके देने लग जाता है। ये इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, जब आप चल रहे हो और अपना हाथ चल रहे हैं आपके, आप ऐसे तो नहीं चलते ना, ये चलते हो ना, तो ये हाथ का मूवमेंट, ये ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है, जर्क, मतलब झटका है यार। ये जर्की नहीं, ये मूवमेंट क्या कहलाता है, जब आप चल रहे हो अपने आप हाथ आपका मूव कर रहा है, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स। स्टीरियोटाइप, ये फिल्म में नहीं बोलते कि ये एक्टर तो एकदम बड़ा स्टीरियोटाइप है, ये चीज बड़ी स्टीरियोटाइप है, मतलब देखो जीवन में ऐसा ना हो 5-10 साल बाद आपको लोग बोले तो गधा है, तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। हाँ, स्टीरियोटाइप। लेकिन स्टीरियोटाइप ये स्टेम कहां से हुआ शब्द, स्टीरियोटाइप का मतलब ऐसी चीज जो बार बार हो रही है। और क्योंकि जो चीज अब धारणा आपने बताई, आपको अब धारणा आपको पता है कि मेरा हाथ यूं ही घूमेगा, मेरा हाथ यूं तो घूम नहीं सकता चलते हुए। स्टीरियोटाइप का मतलब है कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज जो बार बार एक ही तरीके से हो रही है। तो एक एक्टर कॉमेडी 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 करते आ रहा था, आपने बोला स्टीरियोटाइप यार, ये तो कॉमेडी ही करता है, समझ रहे हो आप। अब वो बोलेंगे फिल्म,
उनका आप देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कैसा होता है, तो स्टीरियोटाइप, तो ये स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होते हैं। कौन कंट्रोल करता है ब्रेन का? अपने ब्रेन का ऐसा कौन सा सेंटर है जो ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट को कंट्रोल करता है? क्योंकि जब आप डांस, कभी आपको लेडी संगीत में डांस करना हो, स्कूल एनुअल फंक्शन में आपने कोई पार्टिसिपेट किया हो, तो प्रैक्टिस क्यों करते हो डांस के मूवमेंट्स की? सीधा के नाच क्यों लेते? क्योंकि आपको मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है रिदम के साथ। तो इसमें ब्रेन का कौन सा सेंटर? अच्छा, मेडुला जो काम कर रहा है ना, आपको पता भी नहीं है क्या कर रहा है वो। मेडुला वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी है ना। तो जब आप डांस के स्टेप्स सीख रहे हो वो इनवॉलंटरी है, तो मेडुला तो नहीं होगा यार, कम से कम होगा। सेरिबेलम भी इनवॉलंटरी है। सेरिबेलम और मेडुला में फर्क पता है क्या है? दोनों इनवॉलंटरी है, बट देयर इज अ डिफरेंस। सेरिबेलम इज इनवॉलंटरी रेगुलेशन इन वॉलंटरी मसल्स। आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आते हो, आपको लग रहा है तो रोज का रूटीन है, लेकिन आपको पता नहीं सेरिबेलम काम कर रहा है। सेरिबेलम ने पूरा एंगल माप लिया आपका कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में कितना आप रोज फिसलते हो क्या सीढ़ियों से? नहीं ना, सीढ़ियां ऊपर नीचे अपने आप चल रहे हो। आपका काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम। लेकिन सेरिबेलम किस में काम कर रहा है? स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, उसमें इनवॉलंटरी रेगुलेशन कौन कर रहा है? सेरिबेलम। और मेड्यूला इनवॉलंटरी रेगुलेशन इन इनवॉलंटरी मसल्स। आपका यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय हिंदी में कहते हैं उसको, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, मतलब तो ये डिफरेंट। तो सेरिब्रम होता है, भगवान ने कानों के बीच में जो दिया चश्मा लगाने के लिए नहीं, वो सेरिब्रम के अंदर। इमोशनल ब्रेन क्या होता है? ये तो एनसीईआरटी में है आपका। इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल ब्रेन, जिसमें अमाइगडाला लोब होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, बेसल गैंग्लिया। तो ये सारा स्टीरियोटिपिक मूवमेंट, ये रेपिटेटिव मूवमेंट, ये डांस स्टेप्स, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया करता है। हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट तीन, अच्छा मैं लिख रहा हूं चार्ट यहां पर। सेम सेम दोनों के, मैंने कहा ना दोनों भाई बहन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मेमोरी कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बेसल गैंग्लिया का सिस्टम किससे जड़ा हुआ है? हिप्पोकैम्पस से।
और हिप्पोकैम्पस के पास एबिलिटी है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके। और नॉलेज इज समथिंग विच इज रिटेन्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को अपन कभी भी नॉलेज से डिफाइन नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना, सर हमने पढ़ तो लिया, मतलब मैंने पढ़ लिया या, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछूं उस समय आप जवाब ना दे पाओ, तो इसका मतलब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है तो उसको हम नॉलेज का हिस्सा नहीं मानते। सारे आदमी, तो फिर उसे आदमी ही क्यों कहो आप? हाँ नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है बेसल, ये आप नहीं समझ रहे, ये ब्रेन का कोई भी हिस्सा ऐसा स्टैटिक तो है नहीं ना। मतलब आज आपका जो बेसल गैंग्लिया है कल अलग होगा ना आज से, ये तो चेंज। एक पहला सवाल तो ये है कि सर ये मेमोरी जो है ये है क्या? नए न्यूरॉन्स तो बन नहीं रहे। न्यूरॉन्स तो आपके पास जन्म के बाद जन्म पे जितने न्यूरॉन्स थे उतने ही न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स तो डिवाइड कर नहीं रहे, नए न्यूरॉन्स तो बन नहीं रहे, तो फिर ये मेमोरी बढ़ रही है, कम हो रही है, घट रही है, याददाश्त कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मेमोरी है क्या? मतलब आज फंडामेंट, जैसे जीन आपको पता है, सर मुझे पता है जीन एक पार्टिकल है, आई नो हाउ अ जीन लुक्स लाइक, मे बी आई कैन फील अ जीन, क्यों? मुझे पता है वो डीएनए का एक सेगमेंट है, मुझे पता है। मेमोरी क्या है? मतलब एक इनटैंजिबल, मतलब मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए कि आपको चीजें याद हो रही हैं, तो वो याद क्या है अंदर? वो कनेक्शन है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक साइनेप्टिक कनेक्शन बनाता है, तो ये कनेक्शन तो आप लाखों करोड़ों अरबों बना सकते हो। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब है एक न्यूरॉन के विसिनिटी में 50 न्यूरॉन्स भी हों, तो पोटेंशियल कितनी चीजें आप याद रख सकते हो। लोगों को फोन डायरेक्टरी याद होती है पूरी की पूरी, फिल्मों के गाने याद होते हैं हजारों हजारों। तो मेमोरी तो इन्फिनिट है ना, मतलब इस तरह से, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। आप परम्यूटेशन, सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, एक न्यूरॉन के आसपास अगर 15 न्यूरॉन भी हैं और ऐसे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके पास, तो आप कितने कनेक्शन बना सकते हो? इनॉर्मस। तो पोटेंशियल, तो वही तो प्रॉब्लम है कि कहता सर ब्रेन थक गया बहुत, अब मेरे को याद नहीं हो रहा, वो सब बकवास, इंटरेस्ट कम हो गया। द ओनली चीज यू नेवर लूज योर पोटेंशियल, यू मे लूज योर इंटरेस्ट, बस वही होता है। थक, बोर, सर बोर हो रहे हैं, मतलब एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे को आज तक समझ नहीं आया जीवन में, बोर हो गए सर। बोर होने का मतलब है कि आपको ऐसा कोई एक्साइटिंग, कोई इंट्रीग लगता ही नहीं है, और इतना रिसोर्स है, मतलब इतना सारी चीजें, इतना मतलब इतना वंडरफुल नेचर है कि आप अगर आप बोर हो रहे हो तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आप में है। कहते ना सर तो यार बोर कर रहा है, तू बोर कर रहा है मतलब यू आर नॉट फाइंडिंग दैट कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग इनफ, तो मूव आउट। वो क्यों बोर कर रहा है? ना ना ना, कहां? हाँ मतलब तो मैथमेटिकली प्रूवन है। क्या करते हैं ब्रेन के लिए, मैंने किया हुआ है 3 महीने रिसर्च, इसलिए मुझे मालूम है। हमको 3 महीने वहां लेके गए थे, एनबीआरआई, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गांव में है। तो वहां पे हमने, मतलब मैं आई स्पेंड अराउंड 3 मंथ्स, मतलब मैंने 3 महीने किया था, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग 3 महीने का ही था उसमें, और समय छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी मुझे, मतलब सेकंड ईयर की बात है, हमको लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पे बता रहे थे ब्रेन का फंक्शन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, मतलब स्टडी कैसे करते थे। तो वो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करते हैं ब्रेन में, लेते हैं इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करते हैं, फिर उसके सिग्नल्स को मैप करते हैं कि आदमी सो रहा है, जाग रहा है, सोच रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड से करंट आपको एक सेक्शन में पता चलता था हमको, मतलब इस तरह से। तो वो एक्टिविटी देखते थे, तो उसमें बताया मतलब पोटेंशियल आप एक इंडिविजुअल कैन नॉट यूज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आप यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, याद तो, ये तो मैं एक एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है, मतलब पोटेंशियल इनॉर्मस है यार, आप कितनी चीजें याद रख सकते हो आपको खुद को नहीं पता है। हाँ मैंने कहा ना, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो इंटरेस्ट ही, अगर आपको, मैंने कहा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, तो फिर तो आपका पोटेंशियल वैसे ही हाफ से कम हो गया ना यार, 1/4। प्रॉब्लम कभी भी उसमें नहीं है कि कोई ऐसी चीज, मैंने फिर कहा था, सिर्फ नासा, सिर्फ रॉकेट साइंस ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्चुअल में आपको एक अबव आईक्यू लेवल चाहिए, जिसमें 140 150 के ऊपर आईक्यू चाहिए, क्योंकि रॉकेट साइंस है और फर्क पड़ता है, और काफी ऐसी रिसर्च है जिसमें आपको आईक्यूज 130 एंड अबव चाहिए। बाकी नॉर्मली आप जो आप चीज पढ़ रहे हो उसमें ऑल यू नीड इज इंटरेस्ट। ऐसा टफ तो नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और मेमोरी में कितनी चीजें कितना याद रख सकते हो यार आप, मतलब वो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। मैं बताऊं,
9 या 10 लास्ट टाइम था जब मैंने ऐसे मतलब ऐसे किताब खोली थी पढ़ने के लिए। अपडेटेड में रहता हूं हमेशा कि नई चीज क्या ऐड हो रही है, क्या एनसीईआरटी, लेकिन 2010 और 2022 से 12 साल में मेरे को आज भी याद है कि एनसीईआरटी की कौन से पेज पे क्या लाइनें दे रखी हैं। जस्ट बिकॉज कि इंटरेस्ट आपको कितना है। पहले मुझे फिल्मों के मतलब ऐसी कितनी फिल्में होंगी जिसका मुझे पूरी पूरी फिल्में याद हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आप क्योंकि इतनी फिल्में देखते हो और पुरानी फिल्मों का इंटरेस्ट आपको कम होता रहता है, तो यू डू फॉरगेट दी डायलॉग्स। दूसरा, कब आपको म्यूजिक सुन रहे हो तो आप अगर लिरिक्स पे ध्यान दे रहे हो तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आप रट्टा थोड़ी मारते हो रोज सुबह लिरिक्स को रट्टा मारते हो क्या कि आज मैं इसका याद करूंगा? नहीं, आप उसको 4-5 बार इंटरेस्ट से सुनते हो, आपको पूरा पूरा याद होता है। तो पोटेंशियल तो यार आपके पास, और याद क्या, आपको ऐसे 5 साल पुराने गाने सारे याद होंगे। लोगों को सीन याद रहते हैं, इसके बाद ये सीन आएगा। मतलब हम लोग क्या करते थे मतलब मेरा कजन है, ही इज ऑल्सो इनटू फिल्म्स। मतलब हम लोग क्या खेलते थे गेम की, एक काम करते थे, बैठते थे, स्क्रीन चलाते थे और ऐसे मूवीज का सिर्फ स्क्रीन एक शॉट देंगे, एक शॉट दिखाओ और मूवी बताओ, शॉट दिखाओ मूवी दिखाओ। 80 से लेकर 2022 तक की सारी फिल्में याद रहती थी हमको। है तो मेमोरी ना, विजुअल हो, हाँ पिक। देखो मेमोरी के टाइप्स इस समय आपने, मेरे को भी आज तक समझ नहीं आई। मेरे को डायरेक्टिव समझ आई, एसोसिएटिव समझ आई, इनडायरेक्ट मेमोरी मेरे को भी समझ नहीं आई, लेकिन मेरे को पता है काम करती है। तो वो टाइप्स में नहीं जाना है। द पॉइंट इज एट योर स्टेज, एट योर एज, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप अपने आप मेहनत कर लोगे। जिस चीज में आपको मजा आएगा ना, अपने आप। इसलिए मैं कहता हूं मेहनत क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे टूट पड़ो ने, सो नहीं ने, जगो। वो कैसे होगा जब तक मेरे को मजा ही नहीं आएगा। इसलिए वो मजे की डेफिनेशन इज नॉट कि मैंने उस दिन भी कहा था, मतलब मेरे को इसलिए छुट्टियों के बाद में पूछता हूं हमेशा, 4 दिन थे ना, मैंने कहा भारतीय हम लोग ऐसे इडियट्स हैं। इडियट्स क्यों कह रहा हूं मैं, इतना पोटेंशियल होते हुए भी इतने बेवकूफ वाली हरकतें करते हैं। जब एंजॉय कर रहे होते हैं ना, इन द सेंस कि एंजॉय मतलब जैसे आप गाना सुनते तो आपको ऐसे उस समय एकेडमिक्स याद आती है। फिर जब एकेडमिक्स में पढ़ रहे होते हो तो फिर बारिश याद आती है, आसमान। अरे आप यू आर नेवर इन द मोमेंट यू। और अपने साथ नहीं, 90% ऑडियंस के साथ ये हालत है, और अभी अभी तो और बढ़ गई है। हम जहां पर हैं, जिस मोमेंट में हैं, उसको तो रियलाइज ही नहीं करना। ये क्लास में तो अगली क्लास याद आ रही है, अगली तो पिछली याद आ रही थी, पिछली है तो लास्ट क्लास है तो खाना याद आ रहा था, खाना खा रहे तो सेल फोन पे, सेल फोन में पैसे कॉलिंग कर रहे तो चीज दूसरी याद आ रही। आप यू आर नेवर इन द मोमेंट। और इतना रश, इतना केओस में क्या है, क्या एंजॉय कर सकते हो? लास्ट इमेजिन करो, आराम से 32 बार एक चाप खाने को चबाकर कब खाया था? मैं बता रहा हूं, आप पता नहीं, आप मेरे को नहीं पता, मिस्टेकन, लेकिन मुझे पता है नहीं, याद ही नहीं होगा। ऐसे 32 बार एक एक फ्लेवर लेकर कब चबाया, कब पता चला स्वीट सॉल्ट कहां है, कब पता चला कि इसमें खा गधे जानवरों की तरह खा रहे, कुत्ते जानवर जैसे का जानवर खा रहे, पेट भरने के लिए खा रहे हो। दीज आर स्मॉल थिंग्स, ये मैटर यार। और क्या है, सेंसेस आपके, कब आपने ऐसे आराम से सुनना, कहां किधर, मतलब क्यों? और जब क्वेश्चन पूछो क्यों, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही होता है सर, हमको आदत है खाना, हम तो फोन पे देके खाना खाया है लास्ट के 5-6 सालों से। कभी ऐसे आराम से तसल्ली से खाने का सेंस, जब सारे सेंसरी आपके इन्वॉल्व नहीं है उसमें, आप नहीं समझ रहे। जब आप फोन भी देख रहे हो, आपके थैलेमस का नाम सुना है? क्या होता है? ब्रेन में एक पार्ट होता है, क्या करता है थैलेमस? अरे यार नहीं, वो हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या करता है ब्रेन का? थैलेमस एक रिले सेंटर है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई है। थैलेम, इस समय में अभी मैं हूं और आप हो, अभी कितनी सेंसी इंफॉर्मेशन है इस एनवायरनमेंट में। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपका स्किन ठंड गर्मी फील कर रही होगी, कोई पीछे से आवाज कर, इतनी सारी सेंसी इंफॉर्मेशन है। सारी सेंसी इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास जा रही है। अब थैलेमस मेक श्योर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि थैलेमस एक साथ सारी इंफॉर्मेशन को सब जगह भेजेगा तो काम नहीं होगा। समझ रहे हो आप? काफी बार होता है ना, जब अपन दोनों बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, कोई पीछे से आपको बोलता है तो आपको सुनाई नहीं देता। थैलेमस इंफॉर्मेशन तो आ रही है, सुनने वाली आवाज तो आपको आ रही है, लेकिन उसके शब्द महसूस नहीं कर पा रहे आप, वो नहीं फोकस। कभी अपन फोन पे रहते तो मम्मी बोलती है वो लेके आ जाना, आपने सुना कुछ बोला है, लेकिन क्या बोला आपको पता ही नहीं है, क्योंकि थैलेमस ने वो ब्लॉक कर दी इंफॉर्मेशन। सुनी, बोले इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द फोन कॉल इज इंपॉर्टेंट।
हाँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स. योर ब्रेन डिसाइड्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो थैलेमस उसी इंफॉर्मेशन को भेजेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा. एक सिंपल एग्जांपल हमको दे देते कि आप, एक शेर आ गया सामने, शेर सामने आ गया तो आपको छोले भटूरे याद आएंगे क्या? कितने ही भूख, भूख मर जाएगी आपकी. वेन यू आर इन सर्टेन इमरजेंसी, एंग्जाइटी क्यों इंडाइजेशन कॉज करती है? इंडाइजेशन पढ़ा है ना, 5 कारण होते हैं. एंग्जाइटी एक कारण है. एंग्जाइटी इंडाइजेशन क्यों है? जब आप तनाव में हो, आपका वो लो है, तो कहां पे हंगर सेंटर काम करेगा भाई? थैलेमस बोलेगा भी भूख का, सर्वाइवल का तो आते पता नहीं मेरे. तो आपका ब्रेन ऐसे ही है, जब आप फोन पे लगे हुए हो या पेट भर, तो फिर कोई सेंस ही नहीं, कोई टेस्ट, आपको पता ही नहीं कितना नमक, क्या फ्लेवर होना चाहिए, क्या क्यूजीन होना चाहिए. बेचारे वो लोग गार्निश क्यों करते हैं फूड को? बड़े रेस्टोरेंट में महंगा खाना देते हैं जब, उसके ऊपर वो गार्निश क्यों करते हैं? साइट. सबसे पहला आदमी भूखा आंख से आंख देखती है और उसको सुंदर लगता है, हो क्या सजा रखा है. आलू के पराठे को 5 स्टार वाले क्या बना बना के दे देते हैं. तो द साइट स्मेल सलाइवेशन को स्टिमुलेट करता है. आपको खाना खाने के बारे में सोचकर आपको मुंह में पानी आना, ये लिटरल टर्म है. सलाइवेशन, द थॉट ऑफ फूड कैन स्टिमुलेट सलाइवेशन एंड इट शुड. एंड इफ इट इज नॉट, मतलब फिर मैं बता रहा हूं अपन जानवर ही रहे और रिग्रेसिव होते जा रहे हैं और प्रोग्रेस तो कर ही नहीं रहे आप ऐसा क्या प्रोग्रेस कर दिया आपने इन सालों में? बच्चा को जा कोविड, हम लोग कोविड को ऐसे ना वो करते रहते हैं बार बार कि सर कोविड के कारण ये हो गया, कोविड में ये नहीं किया, वो नहीं किया. ठीक है, यू नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू ब्लेम. एवरीवन, वो ह्यूमन साइकी है कि मेरे को खुद को कैसे ब्लेम कर दूं मैं तो कारण था. ठीक है, इट इज द पॉइंट इज वीव नॉट लॉस्ट इंटरेस्ट. अपना इंटरेस्ट क्या इतना डिवाइडेड हो गया कि किसी एक चीज में आनंद ही नहीं आ रहा. और वो नहीं होता फ्रैगमेंट, पता है डिवीजन ऑफ लेबर. एक सेल बना था सबसे पहले, बैक्टीरियल सेल, इमॉर्टल था. अमीबा इमॉर्टल, एक सिंगल सेल था, केपेबल ऑफ ऑल द फंक्शंस. वही सुसु भी कर रहा है, वही पॉटी भी कर रहा है, वही खाना भी वही खा रहा है, वही सेल सब कुछ कर रहा है, सांस भी वही ले रहा है, सर्कुलेशन भी वो कर रहा है. हर एक सेल, तो सिंगल सेल वाज केपेबल ऑफ एवरीथिंग. बट फिर नेचुरल सिलेक्शन लगा, ऐसे तो यार ठीक है सर्वाइव तो कर लेगा, मरेगा तो नहीं, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है. वो एक जगह से दूसरे के भाग नहीं सकता, सोच नहीं सकता, गा नहीं सकता. तो डिवीजन ऑफ लेबर आया, सेल्स ने फिर डिवाइड किया अलग अलग की, नहीं भाई हम स्पेशलाइज कर देते हैं इसको. इसका काम सिर्फ सर्कुलेशन का है, इसका काम केवल डाइजेशन का है, इसका काम केवल एक्सक्रीशन का है. ये डिवीजन ऑफ लेबर आया. किस लिए डिवीजन ऑफ लेबर आया? कि भाई एफिशिएंसी बढ़ सके. अगर मैं एक जने को एक ही काम दूं तो ही विल डू इट मोर इन अ मोर एफिशिएंट मैनर. दैट इज हाउ डिवीजन ऑफ लेबर केम. बट उसका एक डिसएडवांटेज था कि फिर आपने एक को ये काम दे दिया, दूसरे को ये काम दे दिया, तीसरे को वो काम कर दिया, तो एक सिस्टम फेल होगा तो बाकी सब भी अफेक्ट होंगे. तो मोर्टेलिटी आई, इसलिए आदमी मरने लग गया. अमीबा थोड़ी मरता है, अमीबा को कुछ लो तो मरेगा, अपने आप तो नहीं मरता वो. अमीबा बैक्टीरिया, नेचुरल डेथ तो होती नहीं है. बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी. नेचुरल डेथ नहीं होती इन सब की, हमारी नेचुरल होती है क्योंकि हमारा मल्टीपल सिस्टम्स हैं, एफिशिएंसी हमारी ज्यादा हो गई, हम बेटर होते गए. लेकिन फिर एक सिस्टम में डिफेक्ट आते ही हमारा लाइफस्टाइल, तो अपनी लाइफस्टाइल को तो आप खराब कर ही रहे हो. अब नाउ यू आर मेकिंग इट इवन वर्स. यू आर टेकिंग योर सिस्टम, योर टेकिंग योर फिजियोलॉजी फॉर ग्रांटेड. मैं तो बोलता हूं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो ना आप लोग, आपका जो एहसास है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो दुनिया में सबसे बेटर होना चाहिए. एक कॉमर्स के स्टूडेंट को तो मालूम ही नहीं उसके शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. उसको पता भी नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. उसको ये पता भी नहीं है कैसे सोचना है कैसे नहीं सोचना है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी मशीनों से पता है, मशीनों के बारे में पता है, अंदर के बारे में कुछ नहीं पता. सबसे बेहतर मशीन के बारे में सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट जानता है. इतना इफेक्टिवली जानता है, इतनी एफिशिएंटली जानता है, और उसको अप्लाई नहीं करता डेली लाइफ में. साला गधा. आप पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो, आपको पूरे सिस्टम की वर्किंग पता होनी चाहिए, कौन कब किस तरह काम कर रहा है. तो आपको पूरे सिस्टम की पता है, तो आपको हर सिस्टम को एफिशिएंटली एंजॉय करना चाहिए. ये लव, एंगर, हेट्रेड, जेलेसी सब पता है ना आपको कैसे किस कारण होते हैं. तो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जब कर पाओगे, जब वो कंट्रोल अपने ऊपर हासिल कर पाओगे, यू कैन नॉट कंट्रोल द अदर वन, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ. ये बायोलॉजी पहला बताती है सिस्टम. और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, इतने ऐसे ही फिर आदमी सफल बनता है. सिंपल सी बात ये है.
ये जो सारी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ते हो ना, ये सक्सेस स्टोरीज कोई ऐसा हर जगह किस्मत थोड़ी काम करती है। knowing yourself, the first thing that is the foremost and the most important part is knowing yourself. अपने आप को जानो तो सही। आधे लोगों को 18 साल, साला 17 18, अब तो 18 के सब हो गए मेरे ख्याल से। कोई है क्या यहां पे जो 18 का भी नहीं हुआ अभी? यू नॉट इवन 18 टाबर, आप भी नहीं 18 के? अरे इस साल हो जाओगे ना? हाँ, मैं ठीक है, 6-8 महीने चलता है। 18 में सरकार क्या बोलती है? आपको वोट देने का पावर देती है। यू कैन वोट एट 18। हैव यू वंडर्ड वाई 18? सारा सिस्टम परफेक्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट 18, योर फिजियोलॉजी is at your peak and it will remain at your peak till 26. It can remain at your peak till 40s also, वो ऐसा इशू नहीं है। लेकिन 18 से 26 में तो आप दिन भर चिप्स खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा, कुछ भी खाओ ना, तो भी 7 साल आपका फिजियोलॉजी आपको उफ तक नहीं करने देगा। कचरा खा लो, सीमेंट खा लो, अरे कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके ये 7 साल आपकी फिजियोलॉजी है ही इतनी जबरदस्त, कुछ नहीं होगा, सब पचा लेगा या निकाल देगा। बट ये रियलाइजेशन, मैं तो बार बार बोलता हूं, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी सुबह 8:30 लिखा है यार, क्या कर रहे हो यार, छुट्टियों से आए हो यार। मतलब मेरे को एक्साइटमेंट, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। पहले था 11 से 15 का एक्साइटमेंट, अब 15 के बाद डलने से नहीं, 15 नया एक्साइटमेंट है। मतलब फाइंड एन एक्साइटमेंट डेली यार, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। नहीं तो क्या है, डल, एक रात खत्म है, फिर दूसरी है, फिर दूसरी तीसरी है, फिर खाना खाना है, फिर सोना है, फिर पढ़ना है, फिर क्या मुर्दों की तरह जी रहे हो यार, हैं? मतलब ऐसे। और ये कैसे पता चलता है? बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है इफेक्टिवली, ठीक है ना? आपको कुछ भी लाई कर सकते हो आप, खुद झूठ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, छुपा सकते हो, नहीं छुपा सकते हो। आपका बॉडी कभी भी नहीं छुपाता, तो छुपा ही नहीं सकता, ना अंदर से ना बाहर से। हाँ, अंदर से दूसरे को पता नहीं चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा। आंखें दुखने लग जाती है, सर 12 बजे पढ़ता हूं तो दुखेंगी। आप रात्रिचर हुई नहीं, निशाचर, हाँ वही रात्रिचर निशाचर नहीं हो आप लोग। वो सर मैं तो 3 बजे पढ़ता हूं सर, 3 बजे पढ़ा सर मैं। ईमानदारी से जो लोग 3 बजे पढ़े हैं, 15 बार सुसु गए होंगे 100%। 3 बार मैगी बनाई होगी, 2 या 3 बार कॉफी पियोगी, रेड बुल पियोगी। क्या तुम फिर पढ़ने जा? कुछ नहीं है, वो काम का अगले दिन टेस्ट के नंबर तक आ जाएंगे 50%, और कुछ नहीं। कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी 11 बजे के बाद नहीं बनी है किसी की। सिर्फ आपको सांत्वना देने के लिए, और भी स्यूडो, दिस इज ऑल स्यूडो स्टफ। ये कोई ऐसे कॉन्क्रीट तो है नहीं, कोई आपका बेस, कोई नॉलेज तो आपने गेन की नहीं कि सर मैंने 11 से 3 ऐसी चीज पढ़ी है। ये मैंने पढ़ी थी 2017 में सर, 11 से 3, और अभी तक मुझे याद है। सुबह 5:30 से 8 बजे तक वाली होगी कॉन्क्रीट। ऐसा कुछ आपने 5:30 बजे सीखा या देखा या ऑब्जर्व किया, वो रहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आप। 11:30 बजे से 3 बजे तक मतलब सिर्फ वो उल्टी करने तक का ही है। मतलब आपका रात में आपने पढ़ा, सुबह पेपर था 3 घंटे का, ढोल दिया, बस। वो सिर्फ 3, इसका इतना ट्रांजिएंट खुशी के लिए क्या करना यार। ये तो लिख लिया क्या? हाँ, मेरे को पेडिग्री चालू करना था आज, है। देखो अब 1 मिनट, एक चार्ट तो बना लेते हैं अपन। कौन कौन से मेंडलियन डिसऑर्डर्स पढ़े अपन ने? ये सारे अभी तक जो पढ़े अपन ने, क्योंकि 3 चीजें थी जो मेंडलियन डिसऑर्डर के लिए कैटेगराइज करती थी। कौन कौन सी? म्यूटेशन इन अ जीन, डोमिनेंट रिसेसिव, इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब ये जो मेंडलियन डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, इनकी 2 कैटेगरीज हमने पढ़ी। सेक्स लिंक्ड
और ऑटोसोमल। सेक्स लिंक में भी दो हो गए कैटेगरीज, मैंने यहां पे डाल दी। नहीं, वाई तो डिसऑर्डर्स जरूरत ही नहीं है क्योंकि आधा एक्स लिंक डोमिनेंट, या पहले मैंने रिसेसिव ले लेना है। और ऑटोसोमल में दो। सही, यही चार पढ़े अपन ने। अब ये एक चार्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब जब हम कल से पेडिग्री सॉल्व करेंगे, पेडिग्री दो तरीके से सॉल्व होती है, और अब जो पेपर आ रहा है उसमें हिसाब से ओरल आप सॉल्व कर लोगे। अपन जो अप्रोच अपन अप्लाएंगे उसमें पेडिग्री ओरल सॉल्व हो जाएगी आपसे। कुछ एक केसेस में अगर आप कोई आगे वाला आप कहीं आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको जीनोटाइप बनाकर कंफर्म करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये चार्ट किसके लिए बनाया है? जीनोटाइप्स के लिए। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, मैंने बस एक साथ लिखनी है। एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी है, मेल्स को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, फीमेल्स को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, हमने पढ़ा था। ये एक्स वाई मेल्स तो नॉर्मल है, और अगर एक्स पे खराब जीन आ गई तो वो मेल्स अफेक्टेड हो जाएंगे। एक्स एक्स वाली फीमेल्स नॉर्मल है, ये वाली फीमेल्स भी नॉर्मल है लेकिन कैरियर के रूप में काम करेंगी। और एक्स लिंक बीमारी अफेक्टेड तभी होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम ये होंगे। ये रिसेसिव का है। जब मैं डोमिनेंट की बात करता हूं तो मेल्स को तो फर्क ही नहीं पड़ना है क्योंकि मेल्स के पास तो वैसे ही एक ही एक्स है, तो वो रिसेसिव बीमारी हो या डोमिनेंट हो, वो इंडिविजुअल मेल्स तो अफेक्टेड हो जाएंगे। फीमेल्स के केस में जैसे ही एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, कैरियर होगी नहीं। इसका मतलब वो क्या होगी? दोनों एक्स, एक एक्स भी हो तो भी अफेक्टेड, तो दोनों एक्स पर भी अफेक्टेड ही होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट में हमको पता है मेल्स और फीमेल्स का जीनोटाइप सेम ही होगा क्योंकि दोनों में ऑटोसोम सेम ही होते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैरियर है, ये अफेक्टेड है। डोमिनेंट में ये दोनों अफेक्टेड हो गए, और स्मॉल ए नॉर्मल। यही अपन ने देखा। मतलब इस पूरे सिस्टम से हमको एक चीज मालूम चल गई कि कोई भी डोमिनेंट बीमारी में कैरियर नहीं हो सकता। ना एक्स लिंक डोमिनेंट में कोई कैरियर बनेगा, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैरियर बनेगा। बना लो एक बार ये जीनोटाइप।
हाँ, बिल्कुल सही। तो पेडिग्री बताऊंगा, जब आप पता नहीं कर सकते कि लड़का है लड़की को है, लेकिन आप ये तो पता कर सकते हो ना कि वो लड़का लड़की दोनों को बराबर अफेक्ट करेगा, तो प्रोबेबिलिटी, इसी से अपन पेडिग्री सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हम पेडिग्री के द्वारा किन डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वही पढ़ेंगे अब अपन। लेकिन उसके लिए 99% केसेस में तो आप जीनोटाइप की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, आप ओरल सॉल्व निकाल लोगे। लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो सही है या नहीं, उसको प्रूफ करने के लिए ये जीनोटाइप जरूरी है। बना लिया ये तो नहीं। डन नहीं। ओ, कॉपी आपकी, नाम आपका लिखना, उनसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, ऊपर लिखने के लिए, बाहर मतलब येलो पे? तो किसका है ये रजिस्टर? तो उनसे क्यों पूछ रहे हो आप? ठीक है, मतलब फिर हेडिंग डाल देंगे पेडिग्री एनालिसिस। ये हटा दूं? मतलब पहले तो एक नोट डाल देंगे इसमें, देर आर नो कैरियर्स फॉर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, देर आर नो कैरियर्स फॉर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। और इसमें लिख लेंगे पेडिग एनालिसिस, इट इज यूज टू स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इट इज यूज टू स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसमें सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल। सर्कल फीमेल, अगर वो शेडेड है इसका मतलब अफेक्टेड है। रोम्बस का साइन है, इसका मतलब सेक्स स्पेसिफाइड नहीं, हमें नहीं मालूम मेल है या फीमेल है। सिंगल लाइन क्या डिपिक्ट करती है? मेटिंग या मैरिज। डबल लाइन अगर है तो वो क्या दर्शाती है? कॉन्सेंजेनियस मैरिज का मतलब है रिलेटिव्स के बीच का मैरिज। कैरियर के लिए बिंदी सिर्फ आपके मॉड्यूल्स में दे रखी होती है, कभी एग्जाम में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि आपने बिंदी वाला कैरियर अगर दे दिया एग्जाम में तो आपको पहले से पता चल गया कि वो रिसेसिव है। कैरियर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा पेडिग्री में। अगर कैरियर दे रखा है मतलब वो डोमिनेंट डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। फिर दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो सेक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोमल। इसलिए कैरियर, और एनसीईआरटी ने भी इसलिए कैरियर का सिंबल नहीं दिया है। बाकी आप ये एमटीजी या डॉक्टरली या उसमें सॉल्व करोगे एलन में, तो आपको बीच में डॉट लिखा होता है, ये इस तरह से दे रखा होता है, इसका मतलब कैरियर है। लेकिन इससे का सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट तो मतलब ये लिख लो, फिर सॉल्व इसको अपन सारी पेडिग्री कल सॉल्व करेंगे। स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स।